या तो आप किसी की स्क्रिप्ट लेते हैं या ओरिजिनल आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं। फिर स्टेज आती है जब आप कलाकारों का चयन करते हैं, ऑडिशंस करते हैं। फिर एक स्टेज आती है जब आप ब्लॉकिंग करते हैं, मूवमेंट्स आपको दी जाती हैं, किसने कहाँ जाना है, कहाँ कैसे खड़े होना है, कब उठना है, कब बैठना है, ये सब ब्लॉकिंग कहलाती है। और उसके बाद एक टेक्निकल रिहर्सल्स होती है जिसमें लाइटिंग कहाँ है, आप कहाँ खड़े होंगे, लाइट आपके चेहरे पर आए, कितना इमोशन आए, कैसी आवाज़। मैंने क्योंकि सभी मीडियम्स में काम किया इसलिए मैं जानती हूँ, अगर मैं रेडियो पर बिल्कुल विस्पर करके भी बोलूँगी तो वो आवाज़ कैच कर लेगा, लेकिन अगर मैं मंच पर आकर, और यही बात है फिल्म और टीवी की भी, वो माइक लगा है वो आप कैच कर लेगा, या बूम है वो कैच कर लेगा, लेकिन मंच पर आकर ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इन तीनों मीडिया को भूल जाऊं और मैं केवल उस फॉर्म ऑफ मीडिया पर ध्यान केंद्रित करूं कि मेरी आवाज़ आखिरी लाइन तक, आखिरी पंक्ति तक बैठे हुए लोगों तक पहुंच सके। तो जो ये 5 W's हैं वो भी इसी जानकारी को बढ़ाने के क्रम का एक हिस्सा है। क्या है ये? हु, मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन भी करूँगी। हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट। हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट। अब अगर आप इनको डिसाइफर करें इन 5 शब्दों को, और एक और ऐड कर सकते हैं, एज ऐड कर सकते हैं, हाउ, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? हु एम आई, व्हाट कैरेक्टर एम आई प्लेइंग, व्हिच टाइम पीरियड एम आई पोएट्रिंग, कौन सा कालखंड है जिसमें ये नाटक लिखा गया है और इसको अब मंचित करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब आप शेक्सपियर का प्ले उठाकर कंप्यूटर तो नहीं दिखा सकते ना मंच पर, आपको उस कालखंड का सम्मान करना होगा और उसको वैसे ही व्यवस्थित करना होगा मंच को, मंच व्यवस्था वैसी करनी पड़ेगी जो कि उस समय के नाटक के लिए ठीक हो। या कालिदास का नाटक अगर आप करते हैं तो आप टेलीफोन या मोबाइल तो नहीं दिखा सकते ना, दैट विल बी आउट ऑफ प्लेस, इन फैक्ट इट विल बी अ ब्लंडर, द ग्रेटेस्ट ब्लंडर ऑफ ऑल टाइम्स इफ आई मे से सो। तो ये नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम शुरुआत करते हैं एक्टिंग की तब हम 99% को हम प्रिटेंड करते हैं। एक्टिंग क्या है? काफ़ी हद तक प्रिटेंशन है, जो आप नहीं हैं वो आप प्रिटेंड कर रहे हैं होने का। लेकिन जब ये सफ़र अपने उरूज पर आता है, थोड़ा शिखर की तरफ बढ़ता है, तब आप खुद ये भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं। तो एक्टर टू कैरेक्टर, कैरेक्टर टू एक्टर, ये एक जो सफ़र है, ये एक जर्नी है जिसमें एक पॉइंट पर आकर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको ग्लोरी मिलेगी, आपका नाम होगा, आप इसलिए परफॉर्म करना चाहते हैं कि आप एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाएं, अच्छी कलाकारी आप मंच पर दिखा सकें। फिर व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई मूविंग, व्हाई एम आई सिटिंग, व्हाई एम आई रनिंग, व्हाई एम आई पिकिंग अप अ थिंग, क्यों, ये किस लिए, ये सब आपके कलाकार मन को जानना जरूरी है। वेयर, ये किस प्रदेश का नाटक है, किस भाषा का नाटक है और किस देश का नाटक है। अगर मैं यूरोपियन नाटक उठाऊं या मैं जर्मन नाटक उठाऊं, ब्रेख्ट के नाटक उठाऊं, तो जाहिर सी बात है मुझे वैसा ही परिवेश तैयार करना होगा जो उन नाटकों की कथा वस्तु के साथ न्याय कर सके। Why am I doing? What am I doing? How am I doing? ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके जिसको कहना चाहिए एक्टिंग का एक हिस्सा है, बल्कि वो कहिए व्यापक रूप से कहें तो एक मंचन का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। एक शब्द और आपसे पूछती हूँ, आप सब लोग कहते हैं ये एक्टर है, मैंने एक्टर की एक छोटी सी व्याख्या अपने मन में की है। एक एक हिज्जे को, एक एक अक्षर को अगर मैं उठाकर देखूं तो व्हाट इज ए इन एक्टर? अटेंशन। आई हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव टू बी अटेंटिव। इसके बाद क्या आता है ए के बाद एक्टर में? सी में क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन, कंप्लायंस, अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीजें सी का हिस्सा है। आप नाटक करते समय कॉम्प्रिहेंड करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, उस परिकल्पना को अपने मन में, दिमाग में संजोते हैं, तभी आप एक अच्छा नाटक तैयार कर सकेंगे। फिर क्या है? टी
टी है आपकी तैयारी, हाउ रेडी आर यू, टी इज योर टाइमिंग। हर मंच पर टाइमिंग बहुत जरूरी है, सिर्फ कॉमेडी में ही टाइमिंग का महत्व नहीं है, मंच पर जो भी कलाकार आता है उसकी टाइमिंग जरूरी है। अगर एक कलाकार अपनी एंट्री लेने में उसको देरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो टाइमिंग सबकी गड़बड़ा जाती है। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ, what will O stand for? Your organization, how you organize yourself, how do you अपने आप कैसे तैयार करते हैं। ऑब्जर्वेशन, O is also for observation, आप ऑब्जर्व करते हैं, अपनी इमोशनल मेमोरी की तरफ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही मैं ये कर पाऊँ कि मरते कैसे, एक इमोशनल मेमोरी भी होती है, यू कैन गो बैक टू दैट ऑल्सो। अगर अभी तो आप बहुत छोटे हैं, ऐसी इमोशनल मेमोरीज भगवान करे आपको ना देखने को मिले जो सुंदर नहीं हो, जिनकी परिकल्पना सुंदर नहीं हो, ऐसी ना मिले, लेकिन हम फिर भी अपनी इमोशनल मेमोरी की तरफ जाते हैं। आपने किसी को बात करते देखा, आपने देखा उसका स्टाइल कैसा है, आपने ऑब्जर्व करा, बोलना जैसा होता है उसको आपने कॉपी करने की कोशिश की, उस इंसान के हाव भाव, उसकी जो एक्टिंग है। फिर आर क्या है, रिदम है। एक्टिंग में एक रिदम होती है, वो रिदम अगर आपकी छूट गई तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो वो रिदमिक एक्शन नहीं होगा। रिदम से मेरा मतलब गाने बजाने से नहीं है, लेकिन हर एक्शन की एक, जिसको कहना चाहिए कि मूवमेंट होती है, जिसको जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आज के मैंने केवल 2 नाटक देखे आखिर के, मुझे बहुत अच्छे लगे। बधाई हो सभी को जिन्होंने पूरा इतनी मेहनत की है। जाहिर है आप काफ़ी दिनों से लगे रहेंगे, सभी को बधाई कि सभी जीत के जाते हैं, हारता कोई नहीं है। कलाकार जो है वो हारता नहीं है और ना उसकी कलाकारी हारती है। हाँ, किसी दिन किसी का दिन है, किसी दिन किसी का दिन है। एक दिन ऑस्ट्रेलिया का था, हमारा नहीं था, तो उससे पहले हमारे सारे दिन थे, 10 मैचों में हमारे दिन थे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमारा दिन हो, तो इसलिए उस चीज़ को दिल से कभी मत लगाना, जो हो हमने तो इतनी मेहनत करी, हमने तो ये किया वो किया। मैं एक तो छोटी छोटी बातें कहूँगी, फिर क्योंकि समय की कमी है मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी। मैं क्योंकि बहुत साल से इस पूरे क्रम को देखती आ रही हूँ, पूरी श्रृंखला मेरे सामने जिसको कहना चाहिए अनवेल होती है साल दर साल, तो मैंने कुछ एक ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे। एक बात तो ये है कि आपकी आवाज़ पर कितना संयम है, नियंत्रण कितना है आपका। अननेसेसरीली हायर पिच पे जाने की अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं जाइए। जो सुनने वाला है वो सुन रहा है भाई, अगर आप उसको चिल्ला कर बोलोगे तो कोई ज़्यादा नहीं बोल लोगे, है ना, ज़्यादा उस संप्रेषित नहीं कर पाओगे अपनी बात को। दूसरी बात है मूवमेंट। अभी आप सीख रहे हैं, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखिए कि अननेसेसरी मूवमेंट, आगे आना पीछे जाना, आगे आना पीछे जाना, दाएं जाना बाएं जाना, उसका कोई अर्थ नहीं है। आप ये सोच लीजिए, अंगद का पाँव क्या है, अंगद का पाँव लंकापति नहीं हिला सके उसको, है ना। तो अगर आपको उस मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो अपने पाँव को अंगद का पाँव बना के वहीं जड़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट करता है। मेरे मन में भी ये सवाल आएगा कि भाई ये क्यों मूव कर रहा है, क्या ज़रूरत है, ये आगे पीछे दौड़ा दाड़ी क्यों कर रहा है, ये खड़े होके जो बात बहुत ढंग से संप्रेषित कर सकता है वो क्यों नहीं कर पा रहा। तीसरे, आपका डिक्शन, अगर आप कोई डायलेक्ट बोल रहे हैं समझ में आता है कि उसमें दोषपूर्ण उच्चारण होगा। डिक्शन में और प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है। डिक्शन में आप उसमें मीनिंग भरते हैं, उस शब्द में मीनिंग भरते हैं। मैं हमेशा यहाँ आकर एक उदाहरण देती हूँ, और ये मैं जब NST में पढ़ा रही थी तब वहाँ पर भी मैंने ये एग्जाम्पल दिया था। आज चांद बहुत खूबसूरत है, बस हो गया, खत्म। नहीं, हम अब इसमें मीनिंग कैसे डालेंगे डिक्शन के थ्रू। आज चांद बहुत खूबसूरत है, कल नहीं था, परसों पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज चांद बहुत खूबसूरत है, आज चांद बहुत खूबसूरत है। पेड़ पौधे पत्तियां बत्तियां, मुझे कोई मतलब नहीं है, चांद से मतलब है। आज चांद बहुत खूबसूरत है, इट्स वंडरफुली शाइनिंग टुडे, द मून लाइट इज शिमरिंग, इट्स लाइक सिल्वर। ओके, आज चांद बहुत खूबसूरत है, कितना सुंदर लग रहा है। अब क्या करोगे भैया, है का क्या करोगे, है तो बेचारा एक अकेला सा अक्षर शब्द जो भी समझ लो, वो बेचारा अकेला खड़ा हो, उसके बाद तो पूर्ण विराम लग रहा है, अब है का क्या करोगे।
आज चांद बहुत खूबसूरत है, मैंने मनवाई अपनी बात. यू बेटर बिलीव इन वॉट एवर आई एम सेइंग. तो देखिए, एक शब्द पर उसको उच्चारित करने में और उसमें कहाँ पर आपने बल देना है, कहाँ पर आपने फोर्स डालनी है, उससे मीनिंग बदल जाता है. पॉजेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एक्टिंग में. आप पॉज के साथ कैसे प्ले करते हैं, साइलेंस के साथ कैसे प्ले करते हैं. ऑडियंस इंतजार करती है कि पॉज लिया है तो क्यों लिया है, अब क्या होने वाला है, ये साइलेंस पे क्यों है, इस साइलेंस के आगे और क्या होने वाला है. तो ये अपेक्षाएं ऑडियंस की आपसे बनी रहें, आप अच्छा करते रहें और आप आगे जीवन में अगर इस कला को अपनाते हैं, किसी भी कला को अपनाते हैं, तो एक बात जो मैं इस मन से हर बार कहती हूँ कि इस क्षेत्र में आकर पहली सीढ़ी तो पता है, आखिरी सीढ़ी कोई नहीं. बिकॉज अल्टीमेट क्या है इसमें, कुछ नहीं. यू नेवर अचीव द अल्टीमेट, यू आर नेवर परफेक्ट, यू कैन बी नियर परफेक्ट, बट आप पूरी तरह से परफेक्ट कभी नहीं होते. ये है मेरी कुछ बातें जो मैं आपसे साझा करना चाहती थी. बातें तो और बहुत सी हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं अपने आप को नियंत्रित कर रही हूँ. और आप भी प्राइजेस के इंतज़ार में होंगे. सबको एक बार फिर मेरी शुभकामनाएं और मेरी शुभेच्छा कि आप बहुत अच्छा करें ज़िंदगी में, किसी भी फील्ड में. सिर्फ एक आखिरी बात कहती हूँ, जो आप यहाँ पे साइंस की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है. जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती रही हूँ पूरी ज़िंदगी, हिस्ट्री, उसमें भी हम साइंटिफिक टेम्परामेंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब लाते हैं. तो ये होना ज़रूरी है. लेकिन जो ज़रूरी बात मैं कहने जा रही हूँ वो ये कि इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को केवल संवादों तक सीमित न रखें, उससे अपने जीवन में भी होता है. साफ सफाई की कभी थीम होती है, कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट की होती है, कभी कुछ और होती है, बायोग्राफिकल भी होती हैं थीम्स. तो जो भी है उसको सीखें, उसको इम्बाइब करें, अपनी पूरी पर्सनालिटी से उसे बाहर आए. ये नहीं होना चाहिए ना कि नाटक में जो साफ सफाई की बात करी, बाहर जाती है कैंटीन के बाहर वो ढेर लगा दिया कचरे का. दैट शुड नॉट बी डन. ठीक है. तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं. वंस अगेन very happy journey to all of you in your life, and may God be always with you. Bless you. Thank you.